नमस्कार। एक मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि एक मुलाकात में हम आपका परिचय कराते हैं कुछ ऐसे खास शख्सियतों से। वो खास इसलिए नहीं है कि वो कुछ खास काम करते हैं, वो खास इसलिए हैं क्योंकि वो आम लोगों की तरह आम सोच, आम विचारधारा नहीं रखते। उनके विचारों में भी वो खासियत है, उनके कर्मों में भी, वो जो कार्य करते हैं उनमें भी खासियत है। उनके हर चीज़ में कुछ खास होता है। आखिर यही चीज़ तो इंसान को आम से खास बनाता है। इस एक मुलाकात में हम प्रयास यह करते हैं कि हम कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाएं जो देखने में तो हमारे जैसे ही साधारण नज़र आते हैं, मगर फिर भी उनके जीवन के अनुभव, उनके जीवन के पथ पर चलते हुए उन्होंने जो हासिल किया है वो हम सब के लिए अनुकरणीय हो, एक उदाहरण हो। उनके जीवन से हम भी कुछ शिक्षाएं ले सकें, कुछ सीख सकें। स्टूडियो में जब भी हम ऐसे किसी खास मेहमान से मिलते हैं तो कोशिश यही रहती है कि उनके जीवन के ऐसे अनछुए पलों को हम देख पाएं, उनके साथ हम भी उनके सफ़र पर चल सकें। आइए आज एक ऐसे ही खास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में श्री धर्मपाल सिंह जी हैं। ये माननीय मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट में। ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोडक्शन, साथ साथ पेंशन्स और साथ में माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए भी सेवा करते हैं। इतने सारे अलग अलग मंत्रालयों को संभालते हुए, इतने पोर्टफोलियोज को मैनेज करते हुए भी मंत्री जी के स्वभाव में एक बहुत ही सहज और बहुत ही वेलकमिंग एटीट्यूड देखने को मिलता है। आइए करते हैं उनसे एक मुलाकात। मंत्री जी नमस्कार। आपको भी मेरी ओर से बहुत बहुत सादर अभिवादन। बहुत खुशी हो रही है, एक तो ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में आप पधारे और यहाँ पर हमारे दर्शकों के साथ भी आपकी मुलाकात कराने का ये मौका मिल रहा है। सर्वप्रथम तो हमारे दोस्तों के लिए आपका थोड़ा परिचय करा दें। लोग अक्सर ये जानना चाहते हैं कि हाँ, एक व्यक्ति ये करता है, ये इसका पोजीशन है, वो तो जानते हैं, मगर ये नहीं जानते कि उसकी शुरुआत कहाँ होती है, वो बीज कहाँ से उत्पन्न हुआ जो आज इतना बड़ा वृक्ष बना है। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, आप कहाँ से आते हैं, कैसा परिवार रहा है? मेरा नाम धर्मपाल सिंह है। इस समय मैं योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हूँ और मेरे पास कई विभाग हैं। पशुधन, दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन, नागरिक सुरक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ और हज। मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि कोई प्रारंभ से नहीं है। मैं गांव की पृष्ठभूमि से आया हूँ जी। सामान्य परिवार से को बिलोंग करता हूँ जी। और किसान परिवार से हूँ। मेरी शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई है। हाईली क्वालिफाइड उच्च शिक्षा भी मैंने सनई उच्च शिक्षा भी प्राप्त की है। आज आपके स्टूडियो में आपके माध्यम से मैं जनता से रूबरू हो रहा हूँ। ऐसे परिवेश में मेरा पहला परिचय है और राजनीतिक जीवन में भी आज का दिन मेरे लिए एक स्वर्णिम पल है जो आपके साथ में व्यतीत कर रहा हूँ। हमें भी इस बात की खुशी है कि आप आज स्टूडियो में तो आए ही हैं, मगर ब्रह्मा कुमारीज के परिसर में आते हुए ऑडियंस से भी, हमारे दोस्तों से भी आप यहाँ मुखातिब हो पा रहे हैं। एक ग्रामीण परिवेश से जब व्यक्ति आता है तो अक्सर आज लोग समझते हैं कि अगर शहरों में बच्चे पलते हैं तो उनको बेहतर परवरिश मिलती है, बेहतर एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं इत्यादि, लोग ऐसा मानते हैं। मगर भारत के ग्रामों से निकलकर शिक्षा ग्रहण करना, उच्च शिक्षा भी ग्रहण करना, फिर एक पब्लिक लाइफ में आना, ये कोई साधारण बात नहीं है। आप क्या कहेंगे इस चीज़ पर? देखिए, सच में हम उस समय पढ़े हैं, प्राइमरी स्कूलों में बैठने की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी जी। टाट पट्टी भी बगल में दबा के अपने घर से ही ले जाते थे जी। और घोटा लगा के वो तख्ती पर सब कपड़े काले हो जाते थे तो उस पर तब पड़े हैं। तो आज प्रसन्नता इस बात की है क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश में भी पढ़ाई उस समय बहुत अच्छी होती थी।
वो जिनको मुंशी जी कहते थे, मास्टर साहब को, जी। वो अपने बच्चों की तरह ही पढ़ाते थे। और बहुत उस समय तो ये लगता था, मेरी दादी थी, मैं उनको अम्मा कहता था, वो अम्मा मुझे जबरदस्ती भेजती थी पढ़ने, तो मैं कहता था हाथ जोड़ के अम्मा के, अम्मा मुझे पढ़ने मत भेज, दुनिया के कोई भी काम करा ले, मुझसे पढ़ाई मत करा। तो जबरदस्ती भेज देती थी, ठेल ठेल के। हम स्कूल से ही भाग आते थे। उन दिनों बच्चों की पिटाई बहुत होती थी और पिटाई को देखकर ही हम घबराते थे कि कभी हमारी भी पिटाई होगी। तो घर से फिर कड़ेर कड़ेर कर लोग ले जाते थे जबरदस्ती, बिल्ली की तरह खींच के। तो पढ़े, जब पढ़ना शुरू हुए तो फिर कभी रुके नहीं, फिर निरंतर पढ़ाई में मन हुआ और पढ़ते ही रहे। तो आज जो शिक्षा है वास्तव में परिश्रम की है। और हम शासन में हैं, लेकिन गरीबी का अंत विभिन्न योजनाओं से नहीं हो सकता है, गरीबी का अंत शिक्षा से ही हो सकता है, जिसके बारे में हम और आप चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा के बारे में आप ये चीज़ कह रहे हैं, तो आज लोग इसके महत्व को समझ रहे हैं। धीरे धीरे भारत में साक्षरता की जो परसेंटेज है वो भी आंकड़ा ऊपर की ओर जाते जा रहा है। शनै शनै लोग भी इस चीज़ पर अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं कि कुछ भी करना हो मगर फिर भी पढ़ाई लिखाई शिक्षा होना आवश्यक है। आज आप एक पब्लिक लाइफ में हैं, आप जनसेवा के क्षेत्र में हैं, ये आपके साथ कैसे हुआ? क्या आपका पहले से ही पब्लिक लाइफ में या जनसेवा में आसक्ति रही, या बस मौका था और वो चीज़ आपसे कराने लगी? लगभग परिवार की कुछ पृष्ठभूमि ऐसी थी जी। हमारे पिताजी सरपंच थे जी। तो उस नाते से थोड़ा आना जाना देखना मन में रहा कि हम वैसे तो पढ़ाई में ठीक थे, पढ़ते रहे, तो लगा कि भाई कुछ राजनीतिक जीवन में भी कुछ करना चाहिए और उसमें आना चाहिए। धीरे धीरे मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से तहसील कार्यवाह तक मैं उस पद पर रहा और फिर आज भी स्वयंसेवक हूँ। मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत आरएसएस से हुई है और आरएसएस का स्वयंसेवक रहकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये इस व्यवस्था में आरएसएस का योगदान है। तो जनसेवा के क्षेत्र में आना बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि राजनीति मतलब बहुत ही ज़्यादा दाव पेच वाली चीज़ है, एक ऐसी कठिन डगर है, ऐसा लोग समझते हैं। आपका अनुभव कैसा रहा है? राजनीति जो है सामान्य लोगों के लिए नहीं है। राजनीति बहादुरों का है, बहादुरों का खेल है। वीर लोग राजनीति में आना चाहिए क्योंकि राजनीति में हमेशा कठिन डगर है, पग पग पर कठिनाई है, पग पग पर आलोचना है, क्योंकि हमें उसकी बात सुनना है जिसकी कोई बात नहीं सुनता है। हमें उसको न्याय देना है जिसको घर बैठे न्याय नहीं मिलता है। ऐसे काम करने के लिए हमेशा संघर्ष ही करना पड़ता है। मान लीजिए काम किसी का है, मान लीजिए ए का काम है, मैंने किसी अधिकारी को कहा कि इस ए का काम कर दीजिए, उसने बाय द वे नहीं किया, तो काम तो ए का है, मुझे टेंशन है इसका काम हुआ क्यों नहीं। बिल्कुल। तो ये काम होना चाहिए, सही काम था। तो धीरे धीरे स्थितियों में भी परिवर्तन आ रहे हैं और राजनीति पग पर पग कठिनाई है क्योंकि हम लोग राजनीति शुद्धता की राजनीति करते हैं। और इस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, देश का सौभाग्य, ये राजनीति का स्वर्णिम युग है। इस राजनीति का स्वर्णिम युग करना चाहिए क्योंकि ऐसा अवसर संभव नहीं हो पाएगा। तो आज हम उसी दल की, भारतीय जनता पार्टी की मैं राजनीति करता हूँ। योगी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अहरनिश काम कर रहे हैं। वो भी एक संत हैं और उच्च कोटि के संत नहीं, महंत हैं, उच्च कोटि के संत भी हैं, गोरखनाथ पीठ के महंत भी हैं। तो आज देश की और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक स्वर्णिम युग है और गरीबों का उत्थान करने का समय है और सबकी बात सुनने का समय है। और हम लोग तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने थे गांव के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति जिसे घर बैठे न्याय नहीं मिलता है,
जिसकी कोई बात नहीं सुनता है, जो शोषित है, पीड़ित है, उपेक्षित है, दलित है, वंचित है, जो अपने मौलिक अधिकारों का भी प्रयोग नहीं कर पाता है, तो हम इस राजनीति के माध्यम से जिसकी कोई बात नहीं सुनता है उसकी बात सुनकर घर बैठे न्याय दें, इस परंपरा को जीवित करने के लिए मैं राजनीति कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत बात है कि यह राजनीति का उद्देश्य लोगों की सेवा है। आपने अभी एक ऐसे विषय को छेड़ा जो बहुत सारे लोग इस विषय से थोड़े अनभिज्ञ हैं। भारत को आध्यात्म की जन्मभूमि कहा जाता है। आज जिस एक दौड़ते भागते युग में हम हैं, हमें कभी कभार ऐसे लगता है कि आध्यात्मिकता का भी इस युग में कोई मोल है, उसकी कोई आवश्यकता है। तन की पौष्टिकता के लिए अन्न की आवश्यकता है और मन की पौष्टिकता के लिए विचारों की आवश्यकता है। विचार, शुद्ध विचार और आध्यात्मिक विचार, रिलीजियस विचार। कौन से विचार? धार्यति सा धर्मा, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये अध्यात्म के अलावा कोई नहीं बता सकता। इसलिए आज आवश्यकता है आध्यात्मिकता की। और मैंने तो आपसे बैठते ही कहा, आज इस राजनीतिक आपाधापी में आज जो समय निकालकर मुझे आने का अवसर मिला है, मैं अपने राजनीतिक जीवन का और अपने जीवन का एक सुअवसर मानता हूं और अपना सौभाग्य मानता हूं। जिस सादगी के साथ आपने शरीर और मन के बीच क्या चीज़ों की आवश्यकता है वो चीज़ बताई, उससे स्पष्ट हो जाता है कि कितनी आज आवश्यकता है। आज आप ब्रह्मा कुमारी इसके मुख्यालय में आए, यहाँ इस परिसर में आपको आने का सुअवसर मिला, बहुत सारे लोगों से आप मिले, समय निकालकर आप आए, इस बात की खुशी है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ का अनुभव कैसा रहा, क्या चीज़ आपने देखा? मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है और मैं यहाँ आया नहीं, यहाँ से बुलाया गया है जी। और मैं तो ईश्वर की बड़ी कृपा मानता हूँ। कई बार विचार आए, कई बार लोगों ने यहाँ की बारे में अवगत कराया तो मैं टाल देता था, और ये तो मैं बाबा की ही कृपा मान रहा हूँ। कई बार इस बार भी विचलन हो रहा था कि नहीं पहुंच पाएंगे, आपके यहाँ से फोन भी गए, तो मुझे तो सच में बाबा ने कृपा करके भेजा है। आज मैंने कई बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आज का दिन मेरे जीवन में एक स्वर्णिम दिन है, जो मेरे राजनीतिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन, धार्मिक जीवन सभी के लिए उपयोगी होगा। यहाँ ऐसी क्या चीज़ आपने देखी जो आपको लगी कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ ऐसी है कि दूसरे लोग भी यहाँ से लाभ ले सकते हैं? कोई ऐसी चीज़ आपको देखने में मिली? मुझे बहुत चीज़ें यहाँ की अद्वितीय दिखाई दी जी। जब मैं गाड़ी में बैठकर आ रहा था तो यहाँ की जिज्ञासा थी, ड्राइवर और गनर इन सबसे पूछता आ रहा था। तो एक तो यहाँ का बीके नाम लिया जी, बीके। तो उन लोगों ने कहा कि ये लोग बहुत लोगों को जीवन दे रहे हैं, बहुत लोगों को भोजन दे रहे हैं, बहुत लोगों को दवा दे रहे हैं, बहुत लोगों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी संस्था को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, जो चारों ओर और यहाँ देश में ही नहीं, ये विश्व में व्याप्त है। और इन्होंने जो आज जो हेडिंग है इसका, ग्लोबल समिट, विजडम ग्लोबल समिट, ये बहुत बड़ी बात है। वसुधैव कुटुंबकम, हमारे देश को माननीय मोदी जी ने, अभी G20 हुई है, G20 में यही विषय लिया है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी वसुधा ही परिवार है। आज दुनिया के देशों ने मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार किया है, तो ऐसे ही नहीं किया है। अब भारत विश्व गुरु की श्रेणी में जा रहा है, जिसमें ब्रह्म कुमारी का भी मुझे योगदान ज्यादा लगता है। तो आखिरी में मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, उनके प्रति आपके मन में कोई संदेश है, कोई शुभ भावना है जो आप उनको देना चाहते हैं, या फिर यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में कोई चीज़ जो आपने देखी जो आपको लगता है कि ये सभी लोगों को ले जानी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, कोई चीज़ हो तो बताइए। देखिए, यहाँ दो चीज़ें बहुत अच्छी, एक तो संस्था और फिर संस्था की व्यवस्था। यहाँ हम लोग राजनीति में काम करते हैं। अब मैं उदयपुर उतरा एयरपोर्ट पर,
यहाँ ब्रह्म कुमारी की बहनें स्वागत करने खड़ी हुई। जैसे कभी राजनीति में जाते हैं, हमारे दौरे होते हैं तो राजनीतिक लोग हुआ करते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से स्वागत करने उदयपुर पहुंचना, मैंने मन ही मन उनको प्रणाम किया। ये देश इसलिए जीवित है, हमारा देश आध्यात्मिकता से ही आगे बढ़ रहा है। तो जो आपकी संस्था तो विश्वव्यापी है ही, मैं समझता हूँ व्यवस्था भी विश्वव्यापी है। वहां उतरा तो सम्मान हुआ, अब यहाँ उतरा तो भी बहनों ने प्रवेश करते ही तिलक लगाकर स्वागत करने का, बुके देकर स्वागत करने का काम किया। तो मैंने बहनों को भी प्रणाम किया है। तो आपकी जो संस्था है वो भी अभिनव है और व्यवस्था है वो भी अभिनव है। सब चीज अनुकरणीय है और इसके बाद मैं वंदनीय भी मानता हूँ, क्योंकि आप दिशा और दशा दोनों को सुधारने का काम कर रहे हो। नीति और नियत दोनों में ही परिवर्तन करने का जो आपने संकल्प लिया है वो वंदनीय है, अनुकरणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। आज आपने इस छोटी सी एक मुलाकात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहीं जो बहुतों के लिए अनुकरणीय है, और जैसा आपका व्यक्तित्व है, जैसे आपके जीवन में सेवा के प्रति श्रद्धा है, वो सभी लोगों के लिए एक उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप आए और इस एक मुलाकात में समय दिया। हमने राजनीतिक इंटरव्यू तो दिए और आपने जिस सलीके से प्रश्न किए हैं इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत और धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। वास्तव में अच्छी योग्यता है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, ये थी एक मुलाकात माननीय मंत्री धर्मपाल जी से। जब उनसे बातचीत कर रहे थे तो इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वक्त कैसे बीत गया। पता चलता है कि जीवन में जब व्यक्ति सेवा के मूल्य को धारण कर लेता है या फिर किसी बेहतर उद्देश्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है तो जीवन में सरलता आती है। दूसरों के बारे में सोचने की भावना स्वाभाविक रूप से उभरती है। जीवन में आध्यात्म की आवश्यकता के बारे में भी उन्होंने बहुत ही स्पष्टता से ये चीज़ बताया। ब्रह्मा कुमारी संस्था में आने और यहाँ के अनुभवों को भी उन्होंने संक्षेप में ही सही, समय कम होते हुए भी बड़े विस्तार से समझाया। आशा करते हैं आज की इस एक मुलाकात में आपने उनसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें सुनी होंगी जो अनुकरणीय है, जो एक उदाहरण के रूप में हम भी अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। आज की एक इस मुलाकात में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक खास मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।